फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग लूसेंट पॉलिटी के एमसीक्यू देख रहे थे, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स देख लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है उससे संबंधित जो एमसीक्यू है वो। तो हमने इसको कई दिनों पहले स्टार्ट किया था, बीच में हमने बंद किया था। बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री करा रहे थे 6 to 8 क्लास। तो हमने 6 to 8 क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोगों ने उसको मिस कर दिया है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको कंप्लीट कर लें, आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी इतिहास की। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि चलो एक बार उसको कंप्लीट कर लें, फिर इसको जो है पूरा कंप्लीट करेंगे केवल पॉलिटी। तो अब हम लोग पॉलिटी ही कंप्लीट करेंगे। जब तक लूसेंट की पॉलिटी नहीं खत्म हो जाती तब तक और कोई सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आगे बढ़े, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो है प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 77। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि आर्टिकल 74। ठीक है, तो जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 है वो बताता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो भी कार्य हैं उन कार्यों को कैसे करना है उसके बारे में जो सलाह देनी है, उस सलाह को देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसके मुखिया भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये कहाँ बताया गया है? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में बताया गया है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट विकल्प है ना उसको देख लेते हैं। वो क्या है? आर्टिकल 75। तो जो हमारा आर्टिकल 75 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो मतलब कि प्रधानमंत्री है ना, उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे आर्टिकल 75 के तहत, और जो प्रधानमंत्री है ना वो सलाह देंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। और ये कहाँ बताया गया है? ये हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसी आर्टिकल 75 से ही संबंधित है, और वो क्या है? वो ये है कि जो हमारा मंत्री परिषद है, यानी कि जो मंत्री परिषद होती है उसमें जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री जी को शामिल करते हुए टोटल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप टोटल सपोज दैट कि वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है उसमें अधिकतम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पता चल रहा है कि 552 में 200 लोगों को मंत्री ही बना दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप मनमानी तौर पे किसी को मंत्री नहीं बना सकते, यानी कि मनमानी संख्या के हिसाब से मंत्रियों को नहीं बना सकते। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन कौन सा है? वो है 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? वो हुआ था 2003 में। ये संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के टोटल मेंबर्स, यानी कि जितने मेंबर का चुनाव हुआ है, जितने मेंबर्स चुन करके आए हैं उनके 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताते हैं, जैसे वर्तमान की जो लोकसभा है 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो जो 18वीं लोकसभा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 543 सदस्यों का चुनाव हुआ है। ठीक है, जिसमें
अब जैसे 543 सदस्यों का चुनाव हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू जो मतलब कि हमारा संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन, कि 15% तक जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 15% तक मंत्रियों को बनाया जा सकता है। अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो 543 का 15% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 81 के आसपास मिल जाएंगे, यानी कि हाईएस्ट जो मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है वो केवल और केवल 81 हो सकती है। और वर्तमान में है कितने, तो वर्तमान में टोटल 72 मंत्री हैं, ठीक है। टोटल जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, उसमें 72 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इन 72 जो मंत्री हैं उनमें भी देख लीजिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट, दूसरा स्वतंत्र प्रभार और तीसरे हमारे राज्य मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कितने हैं, 30 लोग तो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से देख लीजिए। जबकि 5 लोग तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार 5 लोग हैं, जबकि 36 मेंबर्स यानी कि 36 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही पूछा जा रहा है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के कितने परसेंटेज से अधिक नहीं होगी। तो अभी हमने इतनी देर तक जो बताया है वो यही है कि 15% से अबव नहीं होगी। और ये प्रावधान कहाँ से आया है, तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, वहां से ये प्रोविजन किया गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जो पद है वो धारण करेंगे, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि जो भी मंत्री होते हैं उनका कोई फिक्स जो है टाइम पीरियड नहीं होता, उनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जी की इच्छा के अनुसार पद धारण करते हैं। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है। हमारे पास विकल्प क्या है, आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(2), आर्टिकल 75(3) या फिर आर्टिकल 75(4). तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि आर्टिकल 75(2). यानी कि आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो मंत्री हैं वो अपना पद धारण करेंगे। जबकि जो हमारा 75(3) है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो इसमें 2 जो विकल्प है वो मैंने आपको बताया। क्या बताया कि अनुच्छेद 75(2) कहता है कि जो भी मंत्री हैं वो अपना पद धारण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करेंगे, ठीक है। जबकि जो हमारा अनुच्छेद 75(3) है वो ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो कोई एक मंत्री वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, जबकि सामूहिक रूप से जो मंत्री हैं वो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जो हमारा आर्टिकल 75(4) है इसको भी देख लीजिए, ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 75(4) जो है वो कहता है कि जो भी मंत्री है ना वो अपने पद को ग्रहण करने से पहले क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति जी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको कि किसकी शपथ ली जाती है मंत्रियों के द्वारा, तो जो मंत्री हैं उनके द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है, ठीक। पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है और किनके समक्ष ली जाती है, तो राष्ट्रपति जी के समक्ष ली जाती है। कहाँ पे यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 75(4) में। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 4। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी कि ना तो वो लोकसभा के मेंबर हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि उन्हें कितने टाइम पीरियड के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अर्थात वो चाहे किसी भी मतलब कि सदन के, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के मेंबर बन जाए, ये अनिवार्य है। तो हमारे पास विकल्प क्या है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह। उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 6 माह, ठीक है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उनको चाहे वो किसी सदन के मतलब कि चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के मेंबर हो या ना हो, उन्हें 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर यह अनिवार्य है कि वो सदन की सदस्यता ग्रहण कर लें, चाहे राज्यसभा की चाहे लोकसभा की, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
और हाँ, ये मतलब कि कहाँ पे प्रावधान किया गया, तो हमारे आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में। ये पॉइंट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप बताओ, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो क्या होता है। ठीक है, मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित किया गया और वो पारित हो गया, फिर क्या होगा। कह रहे हैं केवल संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना होता है। दूसरा कह रहे हैं प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। तीसरा कह रहे हैं समस्त मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। और चौथा है कि लोकसभा भंग हो जाती है। तो अगर मतलब कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर क्या होगा भैया, फिर समस्त जो मंत्रिमंडल है ना उसको ही त्याग पत्र देना पड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी सी वाला है वो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, यानी कि भारत देश जो आज़ाद हुआ है 1947 में, उस टाइम पीरियड से लेकर के अभी तक कौन कौन से व्यक्तित्व जो है प्रधानमंत्री के पद को संभाल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो प्रथम जो प्रधानमंत्री जी के रूप में चुनाव किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी का किया गया और वो लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बने रहे। तो उनको देख लीजिए, और हालांकि उनका कार्यकाल तीसरा वाला पूरा नहीं हुआ था और उसके पहले ही भगवान जी को प्यारे हो गए थे। तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिए। आजकल ना इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाने लगे हैं, मतलब कि किसका कितना कार्यकाल रहा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, तो सबसे घटिया टाइप का एग्जाम कराने में वो माहिर है। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा अगर यूपी पीसीएस के लिए लूसेंट देख रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल देखिए 15/8/1947 से 27/5/1964 तक है। ठीक है, जबकि दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे 1964 से 1966 और 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी भारत देश के बाहर ताशकंद में। ठीक है, तीसरा आप देखें, तीसरी जो प्रधानमंत्री हुई वो इंदिरा गांधी जी रही और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1966 से 1977 तक। चौथे रहे हैं मोरारजी देसाई 1977 से 1979। पांचवें चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं 1979 से 1980, यानी कि एक ही साल तक का टाइम पीरियड रहा है, इवन एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। फिर छठा जो है वो इंदिरा गांधी जी फिर से चुनाव लड़ी और फिर से वो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए 1980 से 1984, और 1984 में उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या होती है एग्जैक्टली, हत्या कर दी जाती है। फिर आप देखेंगे उनके बेटे आते हैं, यानी इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र राजीव गांधी जी 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बने 1984 से 1989 तक। फिर 8वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रहे हैं 1989 से 1990 तक। फिर चंद्रशेखर जी आए 1990 से 1991। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी आए 1991 से 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और 1996 से 1996 स्टार्टिंग में मात्र 13 दिन के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे ना, तो सबसे छोटा कार्यकाल भी का पूर्ण करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं कौन, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर एच डी देवगौड़ा जी आते हैं 12वें नंबर के प्रधानमंत्री और इनका टाइम पीरियड 1996 से 97 तक रहा है। ठीक है, और आगे देखिए 13वें नंबर के आए आई के गुजराल। आप लोग ना ये जो डेट है इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा खुद से। तो आई के गुजराल जी जो आए वो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे 1997 से 1998। अब कौन कौन लोग हैं जो 1997 से 1998 के बीच पैदा हुए हैं, वो लोग अपना याद रखें कि उस टाइम पे आई के गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 14वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं 1998 से 1999। फिर 15वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और 1999 से 2004, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। फिर आप देखें 16वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो 16वीं जो लोकसभा थी उसके प्रधानमंत्री बनाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इन्होंने भी अपना 2 कार्यकाल पूरा किया था ना, 2004 से 2014 तक रहे। फिर आप देखें 17वें नंबर के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी बनाए गए और 18वीं जो लोकसभा है उसका भी गठन किया गया और उसके भी जो प्रधानमंत्री हैं वो आप देखेंगे कि कौन है, तो मोदी जी ही हैं। ठीक है, तो ये आपको ना पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहां से जाकर के आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब कुछ फैक्ट हैं जो हमारे प्रधानमंत्रियों से बनते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे
सबसे जो लंबा कार्यकाल रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने वाले अभी तक के जो प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। हालांकि जल्द ही ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, मोदी जी तोड़ के ही मानेंगे। तो इनका जो है टाइम पीरियड टोटल कितना रहा है, 16 वर्ष 9 माह 12 दिन। ठीक है, तो अभी तक मतलब कि 18वीं लोकसभा के गठन के पहले तक आप देखेंगे कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने वाले यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले इकलौते व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, तो आगे चल के ये कार्यकाल वाला जो रिकॉर्ड है ना, ये भी टूट जाएगा। दूसरा आप देखें, कह रहे हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री, ये कौन थे भैया? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक, मोरारजी देसाई जी थे, मोरारजी देसाई। तीसरा जो फैक्ट है वो है कि लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री, यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया, तो वो कौन है? तो भैया वो चौधरी चरण सिंह है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे? वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। फिर आप देखें पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में एक फैक्ट है, और वो क्या है कि पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अर्थात अभी हमने देखा ना कि जो हमारा आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो किसी सदन का मेंबर हो या ना हो, किंतु मंत्री बनने के 6 माह के भीतर उन्हें किसी ना किसी सदन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो वही है कि मतलब जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन भैया, किनकी बात हो रही है? तो पीवी नरसिम्हा राव जी की। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन का किनका रहा है? अभी हमने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। फिर अगला जो पॉइंट है वो किन के बारे में बता रहे हैं? वो एच.डी. देवगौड़ा जी के बारे में है। क्या है कि पद ग्रहण करते समय वो विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? तो अगले पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी तथा इंदिरा गांधी जी, जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। अर्थात उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ था, वो लोग प्रधानमंत्री के पद पर थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में स्पेशली बताया गया है कि इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, वहीं पे ताशकंद समझौते के लिए गए थे और वहीं पे किसी को पता नहीं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, और सीधे बस ये पता है कि वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए अगला पॉइंट, कह रहे हैं कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास था? मोरारजी देसाई जी के पास, जबकि राजीव गांधी जी वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम किए थे। अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे, गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में कह रहे हैं कि 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मतलब इनके द्वारा कार्य किया गया। एक पॉइंट और याद रखिएगा, वो क्या है? वो है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे संविधान में ना इस टाइप का जो पद है उसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, बस ऐसे ही चला आ रहा है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो एक संवैधानिक पद है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो कहीं संविधान में इसकी व्यवस्था मैंने तो नहीं देखी है। अगर कुछ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो निर्माण है वो किससे होता है? हमारे पास विकल्प क्या है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, दूसरा कह रहे हैं प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री और उप मंत्री, और चौथा है कैबिनेट मतलब कि केवल कैबिनेट मंत्री। और हाँ, आज ना उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 जो हुआ था उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो जो जिन लोगों का भी चयन हो जाए उनको अभी से ही बहुत बहुत बधाई, और जिनका ना हो भैया मायूस होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, फिर से मेहनत किया जाए, फिर से लग जाए, मतलब अपना जी जान लगा दिया जाए, इससे ज़्यादा तो कुछ हाथ में है भी नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपको दिख भी रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे।
कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को क्या सलाह दे सकते हैं। विकल्प देखिए, संसद सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने की सलाह, दूसरा कह रहे हैं लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश, तीसरा है आ और बा दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे काम उनके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं, वो जो है राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते हैं। वो किसी भी टाइम लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके सही हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लूसेंट पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भारत देश के भीतर होने वाले हर एग्जाम में मदद करती है। फिर आप किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो, अगर वहां पॉलिटी पूछी जाती है तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद या फिर उपरोक्त सभी। आई थिंक आप लोगों को ये जरूर पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है ना वो नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतरराज्यीय परिषद हो गया तथा जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं कुल मिलाकर के, ये पॉइंट याद रखिएगा। और भी कई सारी चीजें हैं जिनके राष्ट्रपति अध्यक्ष, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री जी जो है वो अध्यक्ष होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी कौन होते हैं। हमारे पास विकल्प क्या है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, अमित शाह जी है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, प्रधानमंत्री हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम लोग प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी होंगे ही। ऑप्शन सी जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 78 है ना, अनुच्छेद 78, वो बताता है भैया कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है उनके मध्य संवाद की कड़ी के रूप में काम करते हैं। ठीक, आर्टिकल 78। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सबसे लंबे टाइम पीरियड तक कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहा। तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अभी हमने देखा, वो ओनली 13 डेज। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कौन से प्रधानमंत्री हैं वो जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या है, तो हमारे पास जो विकल्प है, नहीं क्यों ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये ना कमेंट वर्क है। ठीक, आप इसको कमेंट वर्क समझिए और कमेंट करिए। ठीक है, क्या कमेंट करना है आपको इन सभी विकल्पों में से चयन करके बताना है कि वो कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। ठीक है, ये मतलब कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग अपना अगला मतलब पॉइंट देख लेते हैं, और वो क्या है, वो है मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है। हमारे पास विकल्प क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर तो आपको दिख ही रहा है कि जो प्रधानमंत्री है ना उनके अधीन मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वो कार्य करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आज की वीडियो का। कह रहे हैं कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष होगा तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन जो बी वाला है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय है ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वो भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत कार्य करता है, प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन रहकर। ठीक है, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। एक बार ये उत्तर प्रदेश पीसीएस ने मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक पॉइंट और याद रखिए कि कैबिनेट सचिव जो है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है वो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य की सूची तैयार करते हैं व मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करते हैं, और यह विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए, और वो क्या है
यदि जो प्रधानमंत्री हैं वो कभी इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के हेड होते हैं। तो जब कभी ऐसी कोई बात आ जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया या कभी ऐसा हुआ कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, ठीक है, यानी कि या तो वो इस्तीफा दिए या फिर किसी मतलब कोई घटना घटी और अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा, तो भैया जो जो मंत्री परिषद है ना वो स्वयं ही विघटित हो जाएगी और एक शून्यता की स्थिति उस टाइम पे उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे हम लोग राष्ट्रपति को पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर किसी भी कारणवश राष्ट्रपति जी नहीं उपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं उपस्थित हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, या अगर वो भी उपस्थित नहीं हैं तो जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को संभाल लिया जाता था। लेकिन ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को लेकर के नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री जी अगर उपस्थित नहीं है तो फिर क्या होगा, जो मंत्री परिषद है वो स्वयं ही विघटित हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक पॉइंट आपको इंदिरा गांधी जी के बारे में याद रखना चाहिए, और इंदिरा गांधी जी के बारे में आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो ये है कि वो देश की पहली मतलब कि महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो जानी जाती हैं वो कौन है, इंदिरा गांधी जी। और आपको क्या याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि अलग अलग अवधियों में वो प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। मतलब कि आप देखेंगे कि 2 बार प्रधानमंत्री बनी है और दोनों ही अलग अलग टाइम पीरियड में बनी। जैसे हमने देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी जी के साथ ऐसा नहीं है, लगातार उन्होंने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, अलग अलग टाइम पीरियड में वो देश की प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जब वो, अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मतलब लोकसभा से चुने जाते हैं या राज्यसभा से। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और मतलब कि राज्यसभा से भी, ठीक। तो जो इंदिरा गांधी जी थी ना, इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की मेंबर थी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और साथ में जो माननीय मतलब अभी तो हम लोगों के बीच नहीं रह गए, मनमोहन सिंह जी, वो भी जब मतलब कि प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी राज्यसभा के ही मेंबर थे। तो चाहे राज्यसभा के मेंबर हो चाहे लोकसभा के मेंबर हो, प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इवन अगर किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तब भी 6 माह के लिए वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन है, तो ये आप याद रखना कि सबसे कम टाइम पीरियड के लिए जो प्रधानमंत्री चुने गए वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, मतलब कैबिनेट मंत्री से संबंधित, और वो क्या है, तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा जो टाइम पीरियड गुजारा गया है वो किनके द्वारा, जगजीवन राम जी के द्वारा, ठीक है, जगजीवन राम जी के द्वारा। और ये जो जगजीवन राम जी थे, ठीक, ये जगजीवन राम जी ने कितना टाइम तक मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में मतलब कि अपना सेवा दिया है, तो 32 वर्ष तक, ठीक है, मतलब एक अच्छा टाइम गुजारा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मतलब कि कैबिनेट मंत्री बन करके। कौन, जगजीवन राम जी। और जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना उस टाइम पे ये श्रम मंत्री थे। ये पॉइंट ना बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया था, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिम जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें श्रम मंत्री कौन थे, या जगजीवन राम जी कौन से मंत्रालय को संभाल रहे थे, तो याद रखिएगा श्रम मंत्रालय से उनका संबंध था, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक पॉइंट और लूसेंट में दिया था जो कि आपको जानना चाहिए, और वो क्या है, वो है कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली जो केंद्रीय मंत्री रही थी वो कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर जी, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जी। ये पॉइंट भी आप देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री से बनने वाले लगभग हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी भाई बहन जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग केवीएस पीआरटी देने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने केवीएस पीआरटी के जो पीवाईक्यूज हैं हिंदी भाषा के, और आपको पता होगा कि जो नया सिलेबस आया है उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी लैंग्वेज से, तो हमने उसकी पीवाईक्यूज 2011 से लेकर के 2023 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वो सारे सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग उसको जरूर देख लें। और साथ में एनसीईआरटी 6 to 8 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, कल ही कंप्लीट हुआ है पूरा, तो उसको एक बार पूरा जरूर देखें और उसके बाद
आप एक बार बुक भी पढ़ लें तो आपको एनसीईआरटी पे अच्छी मतलब की पकड़ हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे, और ये लूसेंट वाली क्लासेस अब रेगुलर चलती रहेंगी जब तक कि लूसेंट पॉलिटी खत्म नहीं हो जाता। हम लोग लगभग 13 चैप्टर तक इसमें खत्म भी कर लिए हैं, ज़्यादा बचा नहीं है, तो जल्द ही ये भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।